ओके दोस्तों, तो चलिए हमारा आज का यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिट में केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि हमने पहले ही देखा 5 टॉपिक है हमारे पास, तो पांचों टॉपिक हम एक एक वीडियो सेपरेटली अपलोड करेंगे, उस सब की सेपरेटली अपलोड करेंगे उन सब की, जिससे हम डीपली पढ़ा सके एक एक टॉपिक को और वो चीज़ें आपको जल्द से समझ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो है केमिकल इक्वेशंस पे। तो केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं और क्या होता है केमिकल रिएक्शंस उसको हम समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस होता है द केमिकल रिएक्शन is a process where reactant gets converts into a process। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस, तो हमारे केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या? केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन है द रिएक्शंस, the chemical reactions is a process, the chemical reactions is a process where reactant gets convert into a product। मीन्स हमारा जो फर्स्ट जो मीन्स हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमारा जो फर्स्ट सब्सटेंस है, वो दो सब्सटेंस मिलके एक दूसरे से मिलके क्या बनाएगा? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन gets, hydrogen reacts with oxygen, gives gives hydrogen react with oxygen to form a water। ठीक है, समझ रहे हो? टू फॉर्म अ वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर। मीन्स क्या हो रहा है? हाइड्रोजन वाटर के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या? वाटर फॉर्म कर रहा है, हमें क्या? वाटर फॉर्म कर रहा है। अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे साथ है एमोनिया। एमोनिया react with a hydrochloride to form a ammonium chloride। ammonium chloride, ammonia react with a hydrochloride to form a ammonium chloride। मीन्स इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस का। अब जब साइंटिस्ट इसको लिखते थे तो ये एक वर्डिंग फॉर्म में लिखा गया है, एक वर्डिंग फॉर्म में लिखा गया है। तो साइंटिस्ट को बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती थी। साइंटिस्ट बार बार इस चीज को लिखते थे, तो बार बार उनको पूरी ये सारी चीजें लिखते थे। तो साइंटिस्ट ने कुछ सोचा कि इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए, जिससे उससे हमारा जो इंफॉर्मेटिव है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए और वो जल्दी से काम हो जाए, इस तरीके से। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशंस को लिखना चाहा। तो इक्वेशंस के फॉर्म में इन्होंने किस तरीके से लिखना चाहा? जैसे कि ये हमारा एग्जांपल 1 था और ये एग्जांपल 2 है। तो एग्जांपल 1 में इन्होंने किस तरीके से लिखा? एग्जांपल 1 में इन्होंने लिखा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम पूरा नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन का जो सिंबल है हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम क्या करेंगे? सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया हाइड्रोजन, उसके बाद रिएक्ट किसके साथ कर रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो हम ऑक्सीजन को भी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और क्या फॉर्म हो रहा है H2O फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो सबसे पहले हम इस क्या ये इक्वेशंस बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं, हम इसे बैलेंस कर देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वाला भी बोलेगा कि सर ये आपने क्या कर दिया, गलत चीज क्या पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया 2 के साथ, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो 2 × 2 4 हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमको 2 रखना पड़ेगा। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 हो चुका, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी है, तो इस तरीके से ये एग्जाम, इस तरीके से ये इक्वेशन के फॉर्म में, एक मैथमेटिकल के फॉर्म में लिखा गया कि साइंटिस्ट को अब ज्यादा इंफॉर्मेटिव उससे मिल रही है और आसानी से ये इनका काम भी हो रहा है, क्योंकि जल्दी हम सिंबल के जरिए इसको लिख रहे हैं इक्वेशंस को, तो बहुत आसान से ये काम हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चलो हम एग्जांपल 2 देखते हैं, हम एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में क्या, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया का सिंबल क्या होता है NH3 और हाइड्रोक्लोराइड का HCl, और उससे क्या फॉर्म होगा NH4Cl, उससे क्या फॉर्म होगा, उससे NH4Cl फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो ये एक हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात आ रही है, क्योंकि बार बार हमें पूरी चीज पूरा डिटेल में लिखना है, तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे ये काम फटाफट भी हो जाए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मैथमेटिकल वर्जन ला दिया, एक मैथमेटिकल वर्जन यानी इक्वेशन फॉर्म में ला दिया, तो इक्वेशन फॉर्म में ये हो गया। अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। हम सब्सटेंस को रखते हैं उसके पहले, यानी केमिकल रिएक्शंस अकर नहीं हुई होती है, उसके पहले जो हमारा रहता है, यानी कि फर्स्ट जो फॉर्म रहता है हमारा, मींस ये जो हमारा है इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। मींस हमारा जो रिएक्टेंट है, अभी केमिकल रिएक्शंस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई है। तो ये हमारा अमोनिया एक अलग एलिमेंट है, हमारा HCl एक अलग एलिमेंट है। अब ये दोनों मिलके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है, हम प्रोडक्ट को समझते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। अब न्यू सब्सटेंस कब फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जब स्टार्टिंग प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे, रिएक्शंस के बाद जो मिलता है हमें, वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये दोनों का रिएक्शन हो गया, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड का रिएक्शन होने पर हमें क्या मिलेगा, NH4Cl, हमें क्या मिलेगा, NH4Cl। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो अभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो रिएक्शन से पहले का जो एलिमेंट होता है हमारे पास, जो सब्सटेंस रहते हैं हमारे पास, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शंस होने के बाद जो हमारा फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये सारी चीजें तो हम ठीक है लिख रहे हैं, लेकिन अब ये जो हम चीजें लिख रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस और एक्वा सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि हमें स्पेसिफाई भी करना है, क्योंकि बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज सॉलिड में है, कौन सी लिक्विड में है, कौन सी गैस और कौन सा एक्वा सॉल्यूशन में है। तो ठीक है, इस तरीके से। तो अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया कैसा है, अमोनिया गैस में है। यहाँ पे HCl कैसा है, यहाँ पे HCl कैसा है, लिक्विड में है। यहाँ पे हमें NH4 किस में मिल रहा है, सॉलिड में मिल रहा है, ठीक है। H2 हमारा गैस है, O2 हमारा गैस है, और गैस से हमको क्या मिल रहा है, वाटर, यानी मींस लिक्विड में मिल रहा है। मींस उन्होंने क्या बोल दिया, फिजिकल चेंज, जो भी तुम्हारा फिजिकल स्टेट है वो भी आपको इक्वेशन में एलिमेंट के साथ शो करने हैं। अब किस तरीके से, ये सर आपने L क्या लिख दिया, ये सर आपने G क्या लिख दिया, तो ठीक है मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हो।
इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हो। अगर हमारा एलिमेंट सॉलिड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। अगर हमारा एलिमेंट लिक्विड में होगा, तो उससे हम किस तरीके से शो करेंगे, स्मॉल एल में। अगर हमारा एलिमेंट गैस में होगा तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से। अगर हमारा एलिमेंट एक्वा सॉल्यूशन में होगा, तो उससे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू। ठीक है, ये स्मॉल में, सब हमें स्मॉल में लिखना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट था, ये आप अपने बुक में लिख के रखें, जिससे आपकी चीज आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे चीज हमें जो फिजिकल स्टेट है, इसे हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। तो ये जो हमारे फिजिकल स्टेट है, साइंटिस्ट ने बोला कि बच्चों को पता चले उस तरीके से हमें वो फिजिकल स्टेट उनके इक्वेशन के एलिमेंट के साथ भी लिखने हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, अमोनिया के साथ, HCl के साथ और NH4 के। चलो हम और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो थर्ड वाला एग्जांपल हम अगर लेते हैं, हमारे पास है AgNO3 प्लस हमारे पास है HCl, नहीं हमारे पास है NaCl ले लेते। चलिए हमने ले लिया NaCl। ठीक है, NaCl हमने ले लिया। हमें इसमें क्या मिल रहा है, हमें इसमें मिल रहा है AgCl, हमें मिल रहा है उसमें AgCl प्लस NaNO3 मिल रहा है। AgCl और NaNO3 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो हमें ये मिला, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉलिड में है, ये भी हमारा सॉलिड में है, ये भी हमारा सॉलिड में है। NaNO3 हमारा किस में है, एक्वास फॉर्म में। ठीक है, चलो आपको एक और चीज बता दूं, ये एक्वास फॉर्म में, लेकिन ये डाउन एरो है। ये क्या है, डाउन एरो है। अब सर ये डाउन एरो का मतलब क्या होता है, ये डाउन एरो का मतलब, इसके पहले मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एरो का मीनिंग क्या होता है, जो डाउन एरो होता है, जो अप एरो होता है। ठीक है, एग्जांपल आप 4 समझिए। एग्जांपल 4 मैंने एक डायमंड ले लिया। डायमंड मतलब कोल के साथ मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया। कोल को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, मुझे क्या मिला, CO2, और CO2 के साथ क्या मिला, अप एरो अप। अब ये अप एरो का मतलब, डाउन एरो का मतलब, ये सब होता क्या है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट नोट के साथ एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। इंपॉर्टेंट नोट के साथ एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। ठीक है, जो ये अप एरो होता है, ये अप एरो का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गैस फॉर्म में है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमने कोल और प्लस ऑक्सीजन को हमने करवाया, हमें मिला CO2। तो ये जो CO2 है ना, वो गैस बन के लिबरेट हो चुका है, वो उड़ चुका है गैस बन के। तो CO2 इसका मतलब ये क्या हो गया, गैस है। लेकिन अगर ये जो एरो आप शो करते हैं ना, वो सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट में ही शो करनी है, ये आपको प्रोडक्ट में शो करनी है। अगर आपका CO2 अगर आपका रिएक्टेंट में हो CO2, तो वहां पे आपको एरो शो नहीं करना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में अगर आपका कोई भी गैस हो तो वहां पे एरो शो नहीं होता है। ओनली एरो शो कहाँ होता है, सिर्फ जहां पे प्रोडक्ट साइड होती है वहीं पे एरो शो होती है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एरो आपका मतलब गैस में है और वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो नीचे एरो का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। मींस ऐसे सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और वो इनसॉल्युबल है, वो क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और वो भी प्रोडक्ट साइड होना चाहिए आपका, इसमें भी प्रोडक्ट साइड ही होना चाहिए आपका। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब इसको हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है, जो वाटर में इनसॉल्युबल है और वो नीचे जम जाता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये एरो मैंने इसलिए लगाया कि जो हमारा NaNO3 है, वो वाटर में सॉल्युबल, वो क्या AgNO3 में
AgNO3 NaCl, हमें क्या मिला AgCl और NaNO3, तो मीन्स वो सॉल्युबल नहीं हुआ, वो इनसॉल्युबल हो गया, इसलिए वो क्या कर दिया, वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो गया, वो नीचे स्टेबल हो गया, वो नीचे डर गया, वो नीचे चला गया, ठीक है, वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाया। और इसका मतलब होता है CO2, CO2 मतलब कि गैस है, और एरो ऊपर का मतलब कि गैस है, मतलब कि वो लिबरेट हो चुका है और वो गैस बन के उड़ चुका है। अच्छा, आप ध्यान रखना वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अब ठीक है, अगर हम रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को और अच्छे से समझे तो आप एक चीज ध्यान रखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम किसे रफ करिए, ठीक है, आपने ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लिए, आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लिए, तो चलो मैं रफ कर लेता हूँ ये इंपॉर्टेंट नोट्स। चलिए मैं इसको ही रफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नोट्स आप जल्दी लिख लीजिए प्लीज, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास, चलिए एक और चीज बता देता हूं, यानी आपके पास अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं, हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, 2H2O वाटर मिल जाएगा। मींस हमारे पास रिएक्टेंट में हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास होंगे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर हमारे पास A है और हमारे पास B है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ओनली AB मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास A है, अगर हमारे पास B है और C है, रिएक्टेंट में हमारे पास A B C तीनों है, तो क्या बन जाएगा ABC हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमारे पास AB C और D है, हमारे पास इस बार 4 रिएक्टेंट है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट एक ही बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, ABCD। तो इस तरीके से ये हमारा बना प्रोडक्ट और इस तरीके से ये हमारा बना रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जो रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट में बदल जाता है। फिर उसका एग्जांपल भी मैंने बताया, फिर साइंटिस्ट को वो चीज अच्छी नहीं लगी क्योंकि वर्ड में लिखा गया था, काम बहुत इजी हो जाए इस तरीके से हम काम करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक मैथमेटिकल के फॉर्म में उन्होंने एक इक्वेशंस बना दी। वो इक्वेशंस जो उन्होंने बनाई वो इस तरीके की इक्वेशन बनाई, फिर उन्होंने क्या बोल दिया, अब बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से स्टेट में है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि हम छोटा सा एक स्मॉल लेटर में हम उनको शो भी करेंगे, तो उन्होंने फिर शो करना भी स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने क्या कर दिया, हर एलिमेंट के साथ उन्होंने एक एक अपना स्टेट बताना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो एरो लगा है, ये एरो क्या शो करता है, ये एरो शो करता है केमिकल इक्वेशंस में जो इक्वेशंस का मतलब है ना, वो शो करता है, वो ये शो करता है कि हमारे पास राजू थे, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास राजू है और सूरज है। अब राजू और सूरज है, पहले बहुत उनकी दोस्ती नहीं होती थी, वो दोनों अलग अलग जगह से थे, एक स्कूल में एडमिशन लिया, दोनों एक बेंच पे बैठने लगे, दोनों की दोस्ती, एक दूसरे को जानने लगे, दोनों की दोस्ती हो चुकी है। अब क्या हो गया, उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो उन्होंने राजू सूरज फ्रेंडशिप, राजू सूरज की फ्रेंडशिप हो गई है, मतलब क्या हो गया, अब राजू और सूरज की फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो किस तरीके से ये शो करेंगे कि राजू और सूरज की फ्रेंडशिप हो चुकी है, इन्होंने क्या कर दिया, एरो बता दिया कि भैया ये एरो जो हम शो कर रहे हैं ना, ये हमारी दोस्ती का एरो है, तो उन्होंने क्या बता दिया, ये एरो, अब ये एरो है ना, इसको ही हम बोलेंगे इक्वेशन, ये एरो को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, जिससे पता लग रहा है कि भैया इस साइड हमारा जो रिएक्टेंट था, पहले हम जो दोस्त नहीं थे, एक दूसरे को जानने के बाद हम अच्छे से दोस्त बन चुके हैं, तो वो एरो वही शो करता है कि आपका जो रिएक्टेंट है NH3+HCl तो मिलेगा NH4Cl, AgNO3 NaCl, तो क्या फॉर्म हो चुका है, AgCl ठीक है, एक ही प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए हम रिएक्टेंट को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस तो हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, हम इसकी डेफिनेशन फिर से लिख लेते हैं।
ठीक है। अ केमिकल रिएक्शंस क्या है? अ केमिकल रिएक्शंस, a chemical reaction is a process where reactant gets convert into a product. मींस हमने पहले इसको समझ लिया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब सर केमिकल रिएक्शंस तो हो गई, अब सर केमिकल रिएक्शंस अंदर के अंदर हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, सर हमें पता भी नहीं चला कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हुई है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि केमिकल रिएक्शन हो गई है? तो चलिए हम अब ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होगी और हमें किस तरीके से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कुछ रख दिए क्लूज, हमने क्या रख दिए, पॉइंट रख दिए। उस पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। किस तरीके से पता चलेगा? पॉइंट्स के जरिए। चलो सबसे पहले हम पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है? सेकंड हमारा पॉइंट है चेंज इन स्टेट। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? चेंज इन कलर, स्टेट एंड टेम्परेचर। एंड फोर्थ वन बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इन चारों पॉइंट के जरिए हमें पता चलेगा कि केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। अगर हम चेंज इन कलर की बात करते हैं तो चेंज इन कलर जैसे कि हमने दो किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट करवाया तो उससे क्या होगा, पहले उनका कलर होगा व्हाइट, उनका कलर होगा व्हाइट, लेकिन उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में, रिएक्शन होने के बाद उनका कलर हो गया येलो। मींस उससे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस वहां पे टेक्स प्लेस कर रही है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई है जिसके वजह से वो कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आपको? सेकंड हमारा पॉइंट है चेंज इन स्टेट। पहले हमारा जो एलिमेंट था वो कौन से स्टेट में था? लिक्विड में था, गैस में था, ठीक है, सॉलिड में था। लेकिन अब क्या हो गया, वो हमारा चेंज हो गया किसमें? अलग स्टेट में चेंज हो गया। समझ रहे हो? वो अलग ही स्टेट में चेंज हो गया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास H2 था और हमारे पास O2 था, हमको क्या मिला? H2O मिला। यहाँ पे हमने मिल दिया दो मिल गया। ठीक है, ओके। तो केमिकल इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए इसमें हमारे पास H2 था तो ये गैस फॉर्म में था, हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में था, लेकिन फॉर्म किस में हो गया? ये वाटर में फॉर्म हो चुका है। देखिए H2O मींस क्या होता है? वाटर। ये वाटर में फॉर्म हो चुका है, मींस ये लिक्विड है। और ये क्या है? वाटर में फॉर्म हो चुका है। मींस इनका जो स्टेट था वो गैस फॉर्म में था। स्टेट, इनका स्टेट किसमें था? गैस फॉर्म में था। अब वो रिएक्शंस होके वो किसमें चेंज हो गया? वो लिक्विड में चेंज होगा। यहाँ पे हमें पता चल गया कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई है, जिससे हमें पता चल गया कि वो पहले गैस फॉर्म में था और फिर लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो चुका है। ठीक है, आइए थर्ड वाला समझते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम किसी दो एलिमेंट को एक दूसरे से भिड़ाते हैं, एक दूसरे को मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उनका जो टेम्परेचर होता है वो उनके बराबर रहता है। लेकिन जब रिएक्शंस हो जाती है तो उनका टेम्परेचर या फिर हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो रिएक्शंस ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा होना और टेम्परेचर लो होना, उससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शंस हुई है जिसके वजह से टेम्परेचर लो हुआ है या हाई हुआ है। उस पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि वहां पे भी क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस की हम बात करें तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन फॉर्म करने के जब रिएक्शंस फॉर्म होती है तो उसमें से गैस इवोल्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया व्हाइट गैस इवोल्यूट करता है। व्हाइट गैस इवोल्यूट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि व्हाइट गैस इवोल्यूट हुआ, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस वहां पे टेक्स प्लेस कर रही है। ठीक है, बातें आपको समझ आ रही है? वहां पे रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट है, इसको हम की पॉइंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? की पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं।
इसको हम बोलेंगे कीज पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों आप अपनी बुक में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फटाफट ये चारों आप लिख लीजिए। आपको केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन, रिएक्टेंट की डेफिनेशन, प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कहां से रिएक्शंस हुई थी, हमने उनको वर्ड में लिखा था, वर्ड से लिख के हमने उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, क्योंकि दिक्कत आ रही थी साइंटिस्ट लोगों को लिखने में। उनको जब हमने वर्ड फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, मींस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, वहां पे हमने देखा कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जो एरो शो होता है उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट ने बोला बच्चों को कैसे पता चलेगा भैया कि ये कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टेट में है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि हम इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा सॉल्यूशन के जरिए हम उनको बताएंगे और उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताएंगे। तो उन्होंने वो सारे शॉर्ट फॉर्म उसमें लिखे, ठीक है। फिर आपको मैंने एरो भी बताई, की पॉइंट्स। ये जो एरो आपको दिख रही है, एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होता है कि वो गैस फॉर्म में सिर्फ आपको प्रोडक्ट में लिखना है। ये जो भी आपको एरो शो कर रहे हो वो सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है आपको। तो अगर आप एरो ऊपर करते हो इसका मतलब कि वो गैस फॉर्म में है और गैस फॉर्म में वो लिबरेट हो रहा है, वो इवोल्यूट हो रहा है। अगर आप नीचे एरो करते हो उसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म में है। प्रेसिपिटेशन फॉर्म में यानी पानी के नीचे इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो इनसॉल्युबल, वो सॉल्यूशन वो सॉल्युबल नहीं हो चुका है, वो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हुआ है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ये सारी चीजें जो फर्स्ट टॉपिक में जो हमने केमिकल रिएक्शन समझाई, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक में हम समझेंगे बैलेंसिंग ऑन केमिकल इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो टॉपिक है, आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया। आई होप कि आपको ये पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश की। अगर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, जिसके वजह से मैं आपको उन सबका रिप्लाई दे पाऊँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो उन सबका मैं रिप्लाई दूंगा बहुत अच्छे से। तो आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। और हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, वो होगा बैलेंसिंग ऑन केमिकल इक्वेशंस पे। तो हम उसमें बहुत डीपली और ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे वजह से आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल सा लगेगा और जल्दी से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।